नमस्कार साथियों, मैं शिकवाल सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के सृजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं। साथियों स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको ये अच्छे से पता है कि मैं शिकवाल सर जो कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को निरंतर आप लोगों के लिए चलायमान रखा हुआ हूं। उसी क्रम में यदि हम बात करते हैं तो बिल्कुल मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 30 में कुछ ऐसे व्यवहारिक और फैक्ट तथ्य पर आधारित प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं जो कि शिक्षक भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, काफी कारगर होंगे। तो चलिएगा मेरे साथ जुड़िएगा। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 30 का पहला ही क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, समझिए और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? रोसा शाही धब्बा परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिएगा, हरमन रोसा ने इंक ब्लॉक टेस्ट दिया था 1921 में। ये जो इंक ब्लॉक टेस्ट है जिसे हम शाही धब्बा परीक्षण कहते हैं, इस परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? गलत है। यहां से सवाल पूछा जा रहा है। देखिए 4 विकल्प है। इसमें शाही के 10 धब्बे होते हैं। यदि ये विकल्प की यदि आप बात कर रहे हो तो बिल्कुल साथियों, रोसा शाही धब्बा परीक्षण में शाही के धब्बे 10 होते हैं, क्योंकि कुल कार्ड 10 होते हैं और 10 कार्डों पर शाही के धब्बे होते हैं। तो पहला कथन तो क्या हो गया? सही है। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है कि रोसा शाही धब्बा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये तो क्या हो गया? सही। दूसरा है, अनुक्रिया का विश्लेषण और विषय वस्तु के संदर्भ में किया जाता है। कहने का मतलब जो भी अनुक्रियाएं हैं उनका विश्लेषण विषय वस्तु के संदर्भ में किया जाता, बिल्कुल किया जाता। तो यह भी कथन क्या हो गया? सत्य। तीसरा है, सभी कार्ड पर काले और सफेद शाही के धब्बे होते हैं। तो देखिएगा, सभी कार्ड पर काले और सफेद शाही के धब्बे नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखिएगा, यहां हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं हरमन रोसा की। किसकी बात कर रहा हूं? हरमन रोसा की, जिन्होंने इंक ब्लॉक टेस्ट दिया था। क्या दिया था? आईबीटी टेस्ट दिया था। इस परीक्षण में कुल कार्ड कितने हैं? कुल कार्ड तो है 10। कितने हैं साथियों? 10 कार्ड है। इन 10 कार्डों की यदि मैं बात करूं, 5 कार्ड पर तो काले और सफेद शाही के धब्बे। 5 कार्ड पर क्या है? 5 कार्ड पर किसके हैं? काले वे सफेद शाही के क्या है? धब्बे। और 5 कार्ड पर क्या है? विभिन्न रंग की शाही के धब्बे हैं। विभिन्न रंग की शाही के क्या मानेंगे? धब्बे। और यहां तीसरा विकल्प क्या पूछा जा रहा है? क्या सभी कार्ड पर काले सफेद है? जब 5 कार्ड पर है काले सफेद, तो इसका मतलब ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। और ये गलत विकल्प ही क्या है? सही माना जाएगा। अनुक्रिया अचेतन मन से प्रक्षेपित होती है, बिल्कुल होती है इसके अंदर, क्योंकि इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वे देखा जाए तो अचेतन मन में दबे विचारों को उजागर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो बिल्कुल ये अचेतन मन के लिए भी क्या माना गया? उपयोगी माना गया। तो ये जो 3 कथन है, ए वाला कथन क्या सत्य है? ये भी सत्य है। और डी वाला भी क्या सत्य है? यहां सवाल पूछा गया कौन सा कथन जो है आईबीटी टेस्ट से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल साथियों, जो सी है ये क्या है? विकल्प गलत है। और यही इसका क्या है? आंसर। इस दृष्टि से पहला विकल्प गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया और डी विकल्प भी क्या हो गया? गलत। और ये क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया, सी विकल्प आंसर की दृष्टि से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 काफी महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। बात हो रही जुंग की। जुंग का एक नाम क्या है? युंग भी है। देखिएगा, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? क्या एंडोमार्फी एक्टोमार्फी है, या अंतर्मुखी बहिर्मुखी है, या पिकनिक और एथलेटिक है, या उपयुक्त सभी है? देखिएगा, अगर आप हर विकल्प पर चर्चा करोगे तो इसका उत्तर अवश्य दे दोगे। यदि हम
एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक की बात करें तो ये जो व्यक्तित्व का प्रकार है ये शरीर संरचना पर आधारित है। किस पर आधारित है? शरीर संरचना पर आधारित है। और शरीर संरचना के आधार पर जिस व्यक्ति ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है साथियों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्लेंडन और एक नाम है क्रेचमर। तो पहला विकल्प तो क्या हो गया? ये जुंग का व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। फिर यदि अपन बात करते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो ये विकल्प क्या है? सही है या गलत? बिल्कुल ये विकल्प क्या है? सही होगा, क्योंकि जुंग ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण को लेकर कैसा बताया था? एक तो बताया अंतर्मुखी और एक क्या बताया? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, लज्जाशील होता है, संकोची होता है। तो ये सारा का सारा क्या? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है वे व्यवहार कुशल होता है, लोकप्रिय प्रकृति का होता है, हंसमुख स्वभाव का रहता है, किसी प्रकार को लेकर एकांत में नहीं बैठता, लोगों के साथ मिलनसार प्रवृत्ति का होता है, जैसे सामाजिक कार्य करता है या फिर जो राजनेता है या व्यापारी है, उद्योगपति है, जो भी व्यवसाय करता है, ये सारा का सारा क्या? बहिर्मुखी है। और वैज्ञानिक, आविष्कारक, दार्शनिक ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो ये दृष्टिकोण किसने दिया था? जुंग ने दिया था। तो यहां जुंग का ही पूछा जा रहा, तो बी विकल्प क्या हो रहा है? सही। और पिकनिक और एथलेटिक की यदि बात करें तो ये भी किस पर आधारित है? ये भी शरीर संरचना पर आधारित माने गए हैं। तो बिल्कुल डी सभी होगा नहीं और ये भी होगा नहीं। तो समझ गए होंगे जुंग ने जो दृष्टिकोण दिया वो दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित था। और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर जुंग ने व्यक्तित्व को देखा जाए तो 3 भागों में बांटा था। एक तो अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी और तीसरा इन्होंने बांटा था उभयमुखी। क्या माना था? उभयमुखी भी माना था, जिसमें कुछ गुण अंतर्मुखी के लिया हुआ था, कुछ गुण बहिर्मुखी के लिया हुआ था। और ये जो जुंग है, ये जुंग जो है साथियों, ये सिगमंड फ्राइड का शिष्य है। किसका शिष्य है? सिगमंड फ्राइड का शिष्य है। बिल्कुल आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज देने का प्रयास किया। तो चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस पर कार्य किया है? क्या वो व्यक्ति पीटर सेलावे है? क्या वो व्यक्ति डेनियल गोलमैन है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्या वो व्यक्ति जॉन मेयर है या उपयुक्त सभी है? देखिए ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने संवेगात्मक बुद्धि को लेकर चर्चा की है? बात हो रही है संवेगात्मक बुद्धि को लेकर। किसको लेकर? संवेगात्मक बुद्धि को लेकर बात हो रही है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पर किस व्यक्ति ने कार्य किया? इमोशनल इंटेलिजेंस पर किसने कार्य किया? देखिए संवेगात्मक बुद्धि की यदि मैं बात करूं तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया था? संवेगात्मक, ये जो बुद्धि शब्द है, बुद्धि शब्द ये जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम था जॉन मेयर। क्या नाम था? एक इसके साथी का नाम था पीटर सेलाव। क्या नाम था? पीटर सेलाव। इन दोनों ने संवेगात्मक बुद्धि शब्द दिया था 1990 में। तो अब आप समझ गए होंगे कि संवेगात्मक बुद्धि पर काम किसने किया? एक तो पीटर सेलाव ने भी किया और जॉन मेयर ने भी किया। लेकिन इस संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय किसने बनाया? संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय किसने बनाया? बुद्धि को लोकप्रिय किसने बनाया? और वो था डेनियल गोलमैन। कौन था? डेनियल गोलमैन नाम के व्यक्ति ने इसको लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया।
एक तरह से इसे वैज्ञानिक दिशा दी और डेनियल गोलमैन ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से क्यों महत्वपूर्ण है। इसका मतलब इस व्यक्ति ने भी क्या किया, संवेगात्मक बुद्धि पर कार्य किया। तो तीनों ने ही कार्य किए, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी जो विकल्प है वो क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 काफी महत्वपूर्ण है साथियों और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा युक्ति का प्रकार क्या है, नहीं है। तो इनमें से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है, बिल्कुल समायोजन की रक्षा युक्ति से यह सवाल पूछा गया। रक्षा युक्ति से यह क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। तो समायोजन की रक्षा युक्ति से यदि सवाल पूछा जा रहा है, मैंने कई बार कहा कि समायोजन की यदि रक्षा युक्ति की बात करूं तो समायोजन की रक्षा युक्ति को 4 भागों में बांटा गया। पहला प्रकार कौन सा है, प्रत्यक्ष। दूसरा प्रकार कौन सा है, अप्रत्यक्ष। तीसरा प्रकार कौन सा है, क्षतिपूर्ति। चौथा प्रकार कौन सा है, आक्रमणकारी। कौन सा कार्य, आक्रमणकारी। तो समायोजन की रक्षा युक्ति के कितने प्रकार हो गए साथियों, 4 प्रकार हो गए, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूर्ति और क्या है, आक्रमणकारी। प्रत्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष के 4 प्रकार बताए गए। कौन कौन से प्रत्यक्ष में आता है, बाधाओं को दूर करना, तो है इसमें से, नहीं। अन्य मार्गों की खोज करना है इसमें से, नहीं। तीसरा है लक्ष्य का प्रतिस्थापन, है इसमें से, तो यहां पर नहीं। और चौथा है विश्लेषण और निर्णय। इसका मतलब प्रत्यक्ष में से तो यहां से इस क्वेश्चन पूछा गया नहीं। फिर है अप्रत्यक्ष की, तो अप्रत्यक्ष में क्या क्या आता साथियों, अप्रत्यक्ष विधियों में एक आता दमन, एक आता समन। ध्यान से नाम लिख रहा हूं सारे। एक आता है दीवा स्वप्न, क्या आता है, दीवा स्वप्न। फिर यदि देखते हैं एक आता है विस्थापन, क्या आता है, विस्थापन। एक आता है प्रक्षेपण, क्या आता है, प्रक्षेपण। एक आता है औचित्य स्थापन, क्या आता है, औचित्य स्थापन। एक आता है शोधन, क्या आता है, शोधन। एक आता है प्रतिगमन, क्या आता है, प्रतिगमन। देखिए 8 नाम मैंने बता दिए। तो क्षतिपूर्ति और आक्रमणकारी तो है ही। अब आप इन विकल्प में ढूंढिएगा कि समायोजन की कौन सी रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। तो देखिएगा प्रतिगमन तो है, इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। क्षतिपूर्ति है, इसका मतलब ये विकल्प भी नहीं होगा। शोधन की यदि हम बात करें तो ये 7वें नंबर पर यहां दिखाई दे रहा है, तो शोधन भी है, इसका मतलब ये विकल्प भी आंसर नहीं होगा। यहां समायोजन की रक्षा युक्ति पूछी जा रही है, समायोजन को नहीं पूछा जा रहा, तो ये आपका क्या है, विकल्प क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो डी विकल्प इसका क्या है, आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में परिणता की संतुष्टि प्राप्ति क्या कहलाती है। मान लीजिए कोई कार्य चुनौतीपूर्ण है, कोई कार्य क्या है साथियों, चुनौतीपूर्ण है, और उस चुनौतीपूर्ण कार्य बहुत ही कठिन है। उसको यदि आप पूरा कर लेते हो और उसमें आप महारत हासिल कर लेते हो, उस चुनौतीपूर्ण जो कठिन कार्य है उसमें, तो आपका महारत हासिल करना या उसमें परिणता हासिल करना, या फिर मैं एक शब्द और दूं, उसमें कुशल योग्यता अर्जित करना, ये क्या कहलाता है, क्या ये बुद्धि कहलाता है। बुद्धि तो क्या होता है साथियों, बुद्धि क्या होती है,
बुद्धि जन्मजात योग्यता कहलाती है। बुद्धि तो क्या है? जन्मजात योग्यता है। तो इसका मतलब ये विकल्प तो होगा नहीं। अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। स्थायी क्या है? परिवर्तन है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया साथियों? गलत हो गया। ये दोनों विकल्प क्या हो गए? गलत। और चुनौतीपूर्ण कठिन निष्पादन में परिणता की प्राप्ति समायोजन नहीं कहलाती। ये तो समन्वयशीलता, समन्वय की योग्यता ही क्या कहलाती है? समायोजन कहलाता है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब किसी भी कठिन कार्य जो है, चुनौतीपूर्ण कार्य में आप पारंगतता, दक्षता, कौशलता, योग्यता अर्जित करते हो, वो आपके लिए क्या है? उपलब्धि कहलाती है। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। ये उपलब्धि अभिप्रेरणा के सिद्धांत से पूछा गया सवाल है। और उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ है किसी भी कार्य को उच्चतम श्रेणी पर ले जाकर पूरा करना उपलब्धि कहलाती है। या फिर किसी भी चीज में पारंगतता हासिल करना उपलब्धि कहलाती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत की यदि मैं बात करूं साथियों, तो ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो कि डेविड सी मैक्लेलैंड ने दिया था, इसको लोकप्रिय एरिक्सन ने बनाया था। बिल्कुल, तो ये दोनों चीजें इंपोर्टेंट है। तो डी विकल्प यहां पांचवे का बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गेने के अनुसार, कलर चेंज करते हैं। गेने के अनुसार सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? देखिएगा, गेने के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। गेने का सिद्धांत, गेने का सिद्धांत जो है देखा जाए अधिगम की शर्तों का सिद्धांत है। तो 8 शर्तें इस व्यक्ति ने बताई, 8 शर्तें बताई। और यहां पूछा जा रहा है गेने ने जो 8 शर्तें बताई उसमें से सबसे उच्च कोटि की शर्त कौन सी है? तो यह 4 विकल्प है। संपत्ति अधिगम है, संकेत अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है, या श्रृंखला अधिगम है। तो 8 शर्तों को यदि हम चित्त निरूपित करके समझे तो मुझे लगता है संभवतया ये ज्यादा आपको क्या आएगी? समझ में आएगी। अब यहां पूछा जा रहा है सबसे उच्च कोटि का सोपान कौन सा है? सबसे उच्च कोटि के सोपान को लेकर क्या हो रही बात? देखिएगा, गेने की अधिगम की शर्तों को लेकर क्या हो रही है? सारी की सारी चर्चा हो रही। सबसे उच्च कोटि का सोपान कौन सा होगा? सबसे पहला सोपान तो क्या हो गया? संकेत अधिगम है। पहला सोपान क्या है? संकेत अधिगम है। यह सबसे निम्न कोटि का सोपान है। तो यहां क्या पूछा जा रहा है? सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होगा? तो संकेत अधिगम क्या निम्न कोटि का हो गया। इसका मतलब यह विकल्प क्या हो गया? गलत। संकेत के बाद हम बात करते हैं तो एक शब्द आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो ये दूसरे नंबर पर आ गया। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आ गया, तो ये दूसरे नंबर का सोपान हो गया। फिर आपके श्रृंखला अधिगम आ गया, श्रृंखला अधिगम। इसके बाद शाब्दिक अधिगम। फिर यदि अपन बात करें शाब्दिक अधिगम के बाद बहुविभेदन अधिगम, बहुविभेदन अधिगम। फिर यदि अपन बात करें तो प्रति अधिगम, फिर सिद्धांत अधिगम। कौन सा अधिगम? सिद्धांत अधिगम। 8 सोपान है। तो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया। और 8वें नंबर की यदि अपन बात करें तो 8वां जो सोपान है, थोड़ा सा कलर चेंज करके समस्या समाधान अधिगम की बात कर रहा हूं। समस्या समाधान अधिगम। तो ये सबसे क्या माना गया? सबसे उच्च कोटि का सोपान कौन सा है? समस्या समाधान। और यहां पर यही पूछा जा रहा है कि उच्चतम सोपान कौन सा है। तो श्रृंखला अधिगम तो कौन सा नंबर आ गया? 3 नंबर आ गया। तो ये भी विकल्प क्या हो गया? गलत। और संपत्ति अधिगम 6 नंबर पर आ गया, ये भी गलत। तो सबसे उच्च कोटि का सोपान क्या बचा? समस्या समाधान। मतलब सी विकल्प बिल्कुल सही माना गया है।
तो यदि हर विकल्प पर चर्चा करते हैं तो कॉन्सेप्ट भी साथियों आपके क्लियर होते हैं और आपको लगभग वो सिद्धांत में पूरा समझ में आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जिसने अधिगम के सिद्धांतों को नहीं दिया है? यह सवाल पूछा जा रहा है, फटाफट उत्तर दीजिए। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। इसका मतलब ये विकल्प तो क्या है, दिया है, तो ये आंसर क्या हो गया, गलत। यहां क्या पूछा जा रहा है, अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया है। तो थॉर्नडाइक ने तो किया है। स्किनर की यदि बात करें तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है। इसका मतलब ये विकल्प भी क्या हो गया साथियों, गलत। कॉलर ने भी सिद्धांत दिया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। कॉलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत दिया है, इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत दिया है। अंतर्दृष्टि जिसे हम कहते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसका मतलब किस व्यक्ति ने नहीं दिया है, तो ब्लूम जो व्यक्ति था जिसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है, ब्लूम ने सीखने में उद्देश्यों के बारे में बताया, उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। तो टी विकल्प क्या हो गया, डी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, आपके मोबाइल के पटल पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवाद उपागम का एक प्रकार है? निर्मितवादी उपागम का कहने का मतलब संप्रत्यवादी सिस्टम अप्रोच का एक प्रकार है। क्या सामाजिक है, संवेगात्मक है, समालोचनात्मक है या नैतिक एवं मूल्यांकन है? देखिएगा, नैतिक और मूल्यांकन की यदि बात करें तो यह विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नैतिक की यदि हम बात करें तो इसका संबंध कोलबर्ग से है, कोलबर्ग से है। इसके अलावा इसका संबंध जीन पियाजे से भी है और सामाजिक या निर्मितवाद को लेकर इन्होंने किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया। समालोचना ये पाठ योजना से संबंधित है, तो यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत। संवेगों का संबंध इमोशनल इंटेलिजेंस से रहता है, संवेगात्मक बुद्धि से रहता है, तो यह विकल्प भी क्या हो रहा है, गलत। तो समझ गए होंगे, निर्मितवादी उपागम का संबंध जो होता है साथियों, वो सोशलाइजेशन या सामाजिकता से रहता है। तो ए विकल्प क्या हो रहा है, बिल्कुल सही माना जाए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आया, ये तो सर आपका ही चित्र आ गया या फिर आपका ही चित्र पटल पर आप दिखाई दे रहे हो। बिल्कुल ये जो चित्र है इसका केवल आपके सामने बताने का उद्देश्य ये है कि रिट का फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के बैच चल रहे हैं। कहां पर? उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर, जहां पर मैं खुद, फोटो है तो आप पहचानते हो, मैं खुद साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में भी एसएस और साइंस दोनों के बैच हैं। तो बिल्कुल यदि आपको ऑफलाइन क्लास का आनंद लेना है, मेरे साथ साक्षात रूप में अंत्य क्रिया करनी है, तो आपको उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर आना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऐसा अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिएगा, एसआर थ्योरी, कौन सी थ्योरी? एसआर थ्योरी, एस आर थ्योरी का संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। यह सवाल पूछा जा रहा है, एसआर थ्योरी का संबंध किससे नहीं है? देखिएगा, थोर्नडाइक के सिद्धांत को एसआर थ्योरी का सिद्धांत कहते हैं, तो यह तो संबंध है। स्किनर ने इसका उल्टा कर दिया, एसआर की जगह आरएस, तो यह भी इसका संबंध है। तो ये दोनों ही विकल्प क्या हो गया? गलत। पावलो की यदि बात करें, उसमें भी एसआर थ्योरी का योगदान है, इसमें भी एसआर थ्योरी का, मतलब ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो आंसर जो है वो क्या है? ब्रूनर जो व्यक्ति है, इसी ने अलग सिद्धांत दिया जिसे ब्रूनर की थ्योरी भी कहते हैं, तो इसका संबंध एसआर से नहीं है। तो सी विकल्प क्या माना जा रहा है? बिल्कुल सही माना जा रहा है। ऐसा कहा जाता है साथियों, क्योंकि ये जो ब्रूनर महोदय है, जिन्होंने संपत्तियों को महत्व दिया है, और एक तरह से ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो काफी ऐसा नियमों को लेकर किसी चीज का उल्लेख नहीं करता है, ये स्तर अनुसार सीखने की बात कहता है। जब ब्रूनर की थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा उस समय इस पर ज्यादा क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनूठा मिश्रण है? बिहेवियर और गेस्टल्ट, इन दोनों का मिश्रण किस सिद्धांत को कहा गया? देखिएगा, सोच का सिद्धांत केवल समग्रवाद पर आधारित है। केवल किस पर आधारित है? समग्रवाद पर आधारित है। मुख्य प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दीमर है। तो निश्चित आप समझ गए होंगे, ये विकल्प तो होगा नहीं। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद का भी समर्थक है और समग्रवाद का भी समर्थक है? यदि आप गेने की बात करते हो साथियों, तो ये उत्तर क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। गेने का जो सिद्धांत है वह केवल अधिगम की शर्तों को महत्व देता है, तो यह भी नहीं होगा। फिर केवल यदि अपन कहते हैं व्यवहारवाद का सिद्धांत, तो व्यवहारवादी तो केवल व्यवहार को महत्व देते हैं, तो यह विकल्प भी क्या है? नहीं होगा, व्यवहार को महत्व। तो बचा कौन सा? चिन्ह पूर्णकार का सिद्धांत व्यवहारवाद और गेस्टल्टवाद दोनों को क्या देता है? महत्ता देता है, इसलिए इसको दोनों का सम्मिश्रण बताया गया है साथियों। चलिए अगले विकल्प की और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल के पटल पर अंकित है और उत्तर तक पहुंचिएगा। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु उपयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण कहां काम में आता है? किसको मापने में इसको प्रयोग में लाया गया? क्या अभिरुचि, अधिगम की गति को, क्या सृजनात्मकता को, या अधिगम के अंतरण को? सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। आनंद के साथ पढ़िए साथी, क्योंकि टेंशन से मत पढ़िए। जीवन में तो वैसे भी बहुत सारे क्या है? टेंशन है। देखिए, दर्पण चित्र परीक्षण को कहां काम में लिया जाता है? दर्पण चित्र परीक्षण की बात हो रही है। अधिगम के अंतरण को लेकर तो काम में नहीं लिया जाता है। और सृजनात्मकता को मापने के लिए बहुत सारे परीक्षण बनाए हैं,
जैसे बाकर मेहंदी है, बीके पासी का परीक्षण है, गिलफोर्ड का परीक्षण है। इसके अलावा सोहन भाटिया का परीक्षण है। और यदि अपन बात करें सृजनात्मकता को लेकर तो मिन्नीसोटा परीक्षण है, जो कि टॉरेंस और लॉरेंस ने के द्वारा। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। अधिगम की गति को लेकर यदि मैं बात करूं तो यह आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा अधिगम की गति मापने में, कि अधिगम सीखने वाले की आखिर गति कैसी है। तो उसके लिए दर्पण चित्र, कई बार आप जब कोई चीज सीखते हो तो अपने आप को दर्पण में देखकर भी आकलन करने का प्रयास करते हो। अभिरुचि प्रपत्र अलग आता है, जो कि व्यक्ति की योग्यता को मापने में काम आता है, तो ये अलग है। तो बी विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन 12, कार्यात्मक प्रतिबंधता सिद्धांत मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? कार्यात्मक क्रिया ही महत्वपूर्ण है, तो इस सिद्धांत में मुख्य कारक किसे बताया गया? शब्द को पकड़ना साथियों, कार्य ही महत्वपूर्ण है, और कार्य ही महत्वपूर्ण है मतलब क्रिया ही इंपॉर्टेंट है। क्रिया के आधार पर सीखने वाला व्यक्ति या सिखाने वाला व्यक्ति कौन था जिसने क्रिया को महत्व दिया था कि करके सिखाया जाए, और करके सिखाने में एक शख्स का नाम आता, वो कौन है? स्किनर। तो अब सोचिए स्किनर ने अपने सिद्धांत में मुख्य कारक किसे माना है? 4 ऑप्शन है, पुनर्बलन को, बहिर्गमन को, आकृतिकरण को या सभी को। लगाइए दिमाग और उत्तर तक पहुंचिएगा। देखते हैं कितने जनों के सही हो रहा है। यदि आप उत्तर सभी देते हो तो यह विकल्प क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। आकृति सृजनात्मकता को लेकर बात होती है आकृतिकरण में, तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। बहिर्गमन व्यक्तित्व को लेकर बात होती है, व्यक्तित्व को लेकर, तो यह भी क्या हो गया? गलत। आंसर बचा क्या? पुनर्बलन में को विशेष महत्व दिया था स्किनर ने अपने सिद्धांत में, कि बालक को यदि करके सिखाया जाए और क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन दिया जाए तो क्रिया की गति को बल मिलता है। और स्किनर ही वो शख्स था साथियों जिसने पुनर्बलन शब्द दिया था। तो ए विकल्प क्या हो गया? ये बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या करेगा 13 कोई? तो देखिएगा, शिक्षा में व्यवहारवादी विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं? बात हो रही है शिक्षा को लेकर। शिक्षा में कौन सा विचार? मनोवैज्ञानिक। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? शिक्षा में कौन सा विचार? व्यवहारिक विचार। लगाइए दिमाग। क्या थॉर्नडाइक है शिक्षा में व्यवहारिक विचार देने वाला? थॉर्नडाइक तो नहीं है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है ये तो, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। तो समझ गए होंगे इस व्यक्ति को तो नहीं माना जा सकता। फिर किसको मानोगे? वुडवर्थ। ये तो प्रश्नावली विधि का निर्माण करता है, प्रश्नावली विधि, तो ये भी क्या हो गया? गलत। कोलर जिसने सूच के बारे में बताया, तो ये भी क्या हो गया?
गलत। बचा कौन? वाटसन ही वो व्यक्ति है जिसने शिक्षा के अंदर व्यवहारवादी विचार की कल्पना की थी साथियों। इसी कारण वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। तो बी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। आनंद आ रहा या नहीं आ रहा साथियों? यदि आपको ये अच्छे पर्सन लग रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा मेरे साथियों। हो सकता है उन लोगों का भी भला हो जाए जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल ये निःशुल्क है, तो इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। परकार्यवादी संप्रदाय से संबंधित कौन है? विलियम वुंट, क्रोवेक्रो, जॉन मेयर और जॉन डीवी। देखिएगा, बात आ रही है परकार्यवादी संप्रदाय से सवाल पूछा जा रहा है। परकार्यवादी संप्रदाय, सोचिएगा परकार्यवादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक तो कौन है? मुख्य प्रवर्तक वो तो आपके विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स। समर्थक की यदि बात करें तो समर्थन किसने किया? समर्थक में एक नाम आता है थॉर्नडाइक का। किसका नाम आता? थॉर्नडाइक। फिर यदि देखा जाए इसके अलावा एक नाम आता है एंजेल का। किसका नाम आता? एंजेल। एक नाम आता है जॉन डीवी का। किसका नाम आता? जॉन डीवी का। ये इसके क्या मानेंगे? समर्थक। तो देखिएगा ये इतने व्यक्ति परकार्यवाद को विशेष महत्व देते हैं। जॉन डीवी ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। और इसी किताब में जॉन डीवी ने परकार्यवाद की घोषणा करने के कारण जॉन डीवी को परकार्यवाद की मीमांसा भी कहते हैं। बिल्कुल समझना ये मेरे जो शब्द है उसको। तो यहां विलियम वुंट संरचनावादी है, ये तो संरचनावादी। जब संरचनावादी है तो बिल्कुल ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। यहां सवाल क्या पूछा जा रहा? परकार्यवादी संप्रदाय से संबंधित कौन है? क्रो एंड क्रो व्यवहारवाद से संबंधित है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। जॉन मेयर संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि से, तो बचा कौन है साथियों? तो ये विकल्प भी गलत हो गया। बचा कौन? जॉन डीवी ही ऐसा शख्स है जिसने परकार्यवाद की घोषणा भी की, जिसके कारण जॉन डीवी को परकार्यवाद की मीमांसा भी कहते हैं। तो हर विकल्प पर चर्चा केवल आपको सिक्वाल सर के सानिध्य में ही देखने को मिल रही है। इसका फायदा जरूर उठाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रेरकीय संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक कौन है? प्रेरकीय संप्रदाय है ये शब्द, क्या लिखा हुआ है? संप्रदाय। इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? प्रेरकीय संप्रदाय की यदि मैं बात करूं, इसका एक नाम प्रयोजनवादी संप्रदाय भी है। प्रयोजनवादी संप्रदाय भी है। हर विकल्प पर सोचिएगा, उत्तर तक पहुंच जाओगे। क्या प्रेरकीय संप्रदाय गोल्डमैन है? ये तो नहीं है। इसका संबंध तो किससे है? इमोशनल इंटेलिजेंसी से। इमोशन से। किससे है? इमोशन से है। इमोशन से है। वुडवर्थ का संबंध पर्सनालिटी से है और व्यवहारवाद से। तो ये भी क्या हो गया? गलत। थॉर्नडाइक का संबंध भी किससे है? व्यवहारवाद से। तो ये भी क्या हो गया? गलत। बचा कौन? मैकडूगल का संबंध प्रेरकीय संप्रदाय से है, जिसे प्रयोजनवादी संप्रदाय का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ए विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? गोल्डमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि कितने भागों में होती है? या गोल्डमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि कितने भाग होते हैं? देखिए, डेनियल गोल्डमैन ने
संवेगात्मक बुद्धि को भावात्मक बुद्धि कहा है। तो इसके कितने भाग होते हैं? 8 है, 7 है, 2 है या 5? देखिएगा, 2 तो अधिगम के सिद्धांतों की विचारधारा है। सिद्धांतों की क्या है? विचारधारा। कौन कौन सी? व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। तो ये विकल्प तो क्या हो गया? गलत हो गया। और 7 जो है, ये गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। गार्डनर के बहुबुद्धि के प्रकार, बहुबुद्धि के प्रकार। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और 8 जो है, ये कहने की अधिगम की शर्तें हैं। अधिगम की शर्तें हैं। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। बचा क्या? 5 जो है, ये भावात्मक बुद्धि के भाग बताए गए हैं। 5 क्या है? भावात्मक बुद्धि के क्या है? भाग है। जब इस टॉपिक को मेरे से पढ़ोगे तो भावात्मक बुद्धि के 5 भाग कौन कौन से, इनकी भी चर्चा करूंगा। तो बिल्कुल ये जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अवलोकन का अभिप्राय है। रिट का सिलेबस से यह सवाल पूछा है, उसमें एक शब्द दिया है, अवलोकन भी दिया है और आकलन भी दिया, ध्यान रखना। अवलोकन का अर्थ क्या होता है? देखिए, अवलोकन का अर्थ देखने से है। क्या अवलोकन का अर्थ तथ्यों का संग्रह करने और निर्णय लेने से है, या जानने से, या ग्रहण करने से? क्या होता है? जानना तो संज्ञान कहलाता है, संज्ञान, तो ये तो होगा नहीं। और ग्रहण करना ये शेषवा अवस्था से संबंधित है। शेषवा अवस्था, इन्फेंसी एज, तो ये भी होगा नहीं। और ये संवेदना से संबंधित है, देखना, तो ये भी होगा नहीं। तो बचा क्या? तथ्यों को संग्रहित करके निर्णय लेना अवलोकन कहलाता है। तो बी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है। दिख रहा है छोटा, कहते हैं ना, जो छोटा होता वो गंभीर होता है, जो गंभीर होता है वो दूर तलक वार करता है। तो ये सवाल भले ही छोटा हो, लेकिन बहुत सारे फंडामेंटल को क्लियर करेगा। शिक्षा का संबंध किससे? बताइए। क्या शिक्षा का संबंध संज्ञेय सूची से? नहीं है। शिक्षा का संबंध किससे? व्यवहारिक सूची से? नहीं है। तो शिक्षा का संबंध सैद्धांतिक सूची से? नहीं है। शिक्षा का संबंध किससे है? वर्तमान में भी शिक्षा का संबंध जो है वो समृद्धि सूची का विषय माना गया है। तो डी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही है। और ये संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ, ये सारी की सारी चीजें आपको नॉलेज में रखने के लिए याद होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की क्रिया में उन्नति में होना पठार कहलाता है। पठार का मतलब बाधकता। यदि कोई व्यक्ति सीखने में उन्नति नहीं कर रहा, कहने का मतलब एक कोई व्यक्ति है, वो 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आया, 12वीं में फर्स्ट डिवीजन आया, बीए में फर्स्ट डिवीजन आया, बीएड में फर्स्ट डिवीजन आया, लेकिन अब नौकरी नहीं लग रही, आगे उन्नति नहीं कर पा रहा है, तो सीखने की क्रिया में उन्नति नहीं करना पठार कहलाता है। ये कथन किसका है? देखिए, जॉन डीवी ने की यदि हम बात करें, इन्होंने विचारों को लेकर कथन कहा है। विचारों को लेकर, तर्क को वैचारिक चिंतन की संज्ञा दी है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत। वुडवर्थ जो था, इसने क्या कहा? मनोविज्ञान से मेरा अभिप्राय क्या है? वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन। मानव व्यवहारों का अध्ययन, ये बात कही। तो इसका मतलब ये कथन भी वुडवर्थ
कहा नहीं है, सीखने की क्रिया को लेकर नहीं कहा है। और यदि सीखने को लेकर वुडवर्थ की यदि बात करें तो वुडवर्थ ने सीखने के संदर्भ में एक बात जरूर कही है, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है। क्या कहा? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है। पठार को लेकर बात नहीं की, अर्जन अधिगम है, ये बात कही। सोरेनसन और रास ये दो शख्स हैं, तो बताइएगा इन दोनों में से कौन सा उत्तर होगा? फटाफट उत्तर दीजिए। आंसर क्या होगा? सोरेनसन कहते हैं तो ये कथन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? सोरेनसन कहता है अधिगम में पठार कुछ दिन, कुछ सप्ताह और कुछ महीनों तक रहता है, और रास कहता है सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होना अधिगम का पठार है। तो ए ऑप्शन मतलब पहला विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। जो रास ने कथन कहा वो पठार को लेकर कहा, सोरेनसन ने कथन कहा वो भी पठार को लेकर कहा, लेकिन कथन क्या था? चेंज था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया था? साथियों ये क्वेश्चन किसी भी स्थिति में आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप इसको गलत करते हैं तो ये मान के चलिएगा अब तक आपकी तैयारी का स्तर 0 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया है? फटाफट उत्तर दीजिए। क्या अरस्तु ने, सुकरात ने, रूसो ने या वुडवर्थ ने? वुडवर्थ की यदि बात करें तो पर्सनालिटी से संबंधित है, तो ये कथन क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर गलत हो गया। अरस्तु की बात करें तो ये मनोविज्ञान का जनक है, मनोविज्ञान का क्या है? जनक है, तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत है। सुकरात जो है वो प्रश्नोत्तर विधि को लेकर बात कही है, तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। आंसर क्या है? रूसो वो शख्स था जिसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। इसका उल्लेख रूसो की पुस्तक इमाइन में भी मिलता है। किसमें मिलता है? इमाइन। तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाला कौन है? रूसो है। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको प्रश्नोत्तरी का क्रम। आज के सेशन का यदि सवाल है ये अंतिम, आज जो मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी जो 30 चल रही उसका एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए साथियों? एनसीएफ 2005 के हिसाब से एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। इसको बनाने के लिए क्या किया? एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई, एक राष्ट्रीय संचालन समिति, और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया। फोकस समूह, उसके बाद ये एनसीएफ 2005 बना। यहां पूछा जा रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है? शिक्षक की भूमिका तानाशाह रहेगी? नहीं रहेगी। तानाशाह का जनक किसे कहा गया? एक सवाल और पूछ लिया मैंने। तानाशाह का जनक, तानाशाह का जनक किसे कहा गया? आंसर लिखना, रूसो को कहा गया। किसको कहा गया? रूसो को। आधिकारिक की भूमिका रहेगी? तानाशाह और अधिकारिका में तो कोई ज्यादा अंतर ही नहीं, तो ये विकल्प भी नहीं है। कैसी रहेगी? अनुबंधक की? नहीं रहेगी। बचा क्या? शिक्षक केवल क्या है? सुविधादाता है। बच्चा पाठ्यक्रम को अपने हिसाब से सीखने का प्रयास करेगा, तो बी विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल साथियों, यदि यह मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का क्रम मैंने चलायमान रखा है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल एक बार इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक उन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों तक पहुंच सके
जो वास्तव में जिसको जरूरत है उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं सिकवाल सर इस मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी दौर को निरंतर चलायमान रखने का प्रयास किया है। बिल्कुल साथियों, जब तक आपको अच्छा लगेगा तब तक मैं निरंतर प्रश्नोत्तर चलायमान रखूंगा, और जिस दिन आप खुद कह दोगे कि हम हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हो सकता संभव है उसके बाद कुछ नई चीजों को लेकर बात करेंगे। अभी मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर जो चल रहा है वो निरंतर चलेगा। हो सकता संभव थे कुछ समय बाद ऐसा भी वक्त आए जब आपको मेथड भी के प्रश्नोत्तर भी पढ़ने को मौका मिले। तो अगले वीडियो में मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक साथियों, आप अपना निरंतर ख्याल रखिएगा और एकाग्रचित्त होकर अपने अध्ययन के प्रति पूर्ण निष्ठावान होकर अपने कार्य के प्रति कर्मशील रहे, ताकि जीवन में आपको सफलता मिले। कारण क्या है, आप जिस दौर से निकल रहे हो, मैं उस दौर से ही यहाँ तक पहुंचा हूं। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है साथियों, आपकी सफलता आप में विद्यमान है। आप एक बार पढ़ना शुरू कीजिएगा, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।